कमेंट बॉक्स खोल दीजिए तब लाइव करिए। गुड इवनिंग जी, सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, शाम वाली गुड मॉर्निंग सभी को। एवरीबॉडी वन जो है वेलकम है। कल के क्लास को ही कंटिन्यू करना है। यस्टरडेज क्लास में हमने क्या बात किया था? हमने यस्टरडे की क्लास में आपसे बात किया था कि सेंटेंस के टाइप्स पर, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। आज हम उसी को फर्दर करेंगे। आज उसी के फर्दरेंस में, उसी के एडवांसमेंट में चलते हैं और आज हम बात करेंगे उसी के एक पार्ट पर। आज हम बात करने चल रहे हैं कि क्लॉज क्या होता है। राइट, कल से ही आपको दो क्लॉजेस के बारे में बता रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। आज हम बात करेंगे कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और क्लॉज और फ्रेज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। क्लॉज और फ्रेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेंटेंस में जो पार्ट यूज हुआ है वो क्लॉज है या वो फ्रेज है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई। और आपके पेपर में खास करके DSSP, PGT, GIC, TGT, UPTGT, PGT में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस में जो यूज्ड क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या नाउन फ्रेज है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि फ्रेज और क्लॉज में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज किसको कहा जाता है, एडवर्ब फ्रेज किसको कहा जाता है और नाउन फ्रेज किसको कहा जाता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने पेपर में जहां पर आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्लियर? आइए स्वागत करते हैं आपका। फ्रेज से पहले, फ्रेज और क्लॉज दोनों की जो एक कॉमन चीज ये है कि दोनों ही अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। दोनों ही अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेज भी और क्लॉज भी। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस दोनों में ही होता है कि फ्रेज और क्लॉज में फ्रेज सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जैसे आप लिख दीजिए ऑन द रूफ, आप लिख दीजिए इन द रेन। राइट, ये ग्रुप्स ऑफ जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं ये और इनकी मीनिंग भी है अपने आप में, बट दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस। दे डोंट मेक द कंप्लीट सेंस। पूरा सेंस ये नहीं बना पा रहे हैं, इनको फ्रेज कहा जाता है। और क्लॉज वो होता है जिसका एक सब्जेक्ट भी होता है और जिसकी एक वर्ब भी होती है। एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब भी होती है। जैसे हम लिख दें बिकॉज यू आर लेट। बिकॉज यू आर लेट, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया है और यहां पर ये वर्ब हो गई है। सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है और सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं है। द सेंटेंस डजंट गिव द कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है और सब्जेक्ट और वर्ब भी है, इसको बोलते हैं क्लॉज। राइट, क्लॉज वो होती है जो किसी पर जनरली ऐसा होता है कि डिपेंडेंट रहे। वैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती हैं और जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं तो वो अपने आप में सिंपल सेंटेंस ही बन जाता है। जैसे सिर्फ इतना लिख दिया जाए यू आर लेट, अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई है। और अगर यहां पर एक कंजंक्शन में हम मान लो जोड़ दिए सो यू आर लेट, इसलिए आप लेट हैं, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आप किस लिए लेट हैं। यू आर लेट एक डिपेंडेंट क्लॉज थी और सो लगा दिया, सॉरी यू आर लेट
एक इंडिपेंडेंट क्लास थी, प्रिंसिपल क्लास थी, और सो लगा देने से क्या बन गया है, सो लगा देने से वो इंडिपेंडेंसी उसकी खत्म हो गई, अब वो डिपेंडेंट क्लास हो गई है। फिर से आपको बताता हूं दोनों में पहचान क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, कि फ्रेज और क्लास बोथ आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट क्लास हैज इनकम्प्लीट सेंस। एक सेंस होता है हैविंग ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, और जब हम फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज डजेंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दो इट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वो मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि दोनों होता है। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होती है जिसको आप क्लास कहते हो, और यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती जिसको आप फ्रेज कहते हो। यही बेसिक डिफरेंस है, एंड आई थिंक अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है, राइट। और थोड़ा और क्लियर करते हैं सेंटेंस बना करके, फिर आपको बताते हैं कि कैसे जो है आप आइडेंटिफाई करोगे अपने पेपर में। सपोज दैट एक सेंटेंस लिखा है, आई टेक रेस्ट एट सनसेट। दूसरा सेंटेंस लिखा है, आई टेक रेस्ट व्हेन द सन सेट्स। There are two sentences on your screen. I take rest at sunset and I take rest when the sun sets. दोनों सेंटेंस में मीनिंग वाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों सेंटेंस सेम बात कर रहे हैं कि मैं रेस्ट कब लेता हूं, जब सनसेट होता है, मैं रेस्ट लेता हूं जब सनसेट होता है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर एक सेंटेंस ये है आई टेक रेस्ट, और दूसरा सेंटेंस है कब, दूसरा सेंटेंस है द सनसेट्स। एक सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट टू, और ये है वर्ब टू, और यहां पर ये सब्जेक्ट वन और यहां पर ये है वर्ब वन। क्लियर। तो देयर आर टू सेंटेंसेस। एक्चुअली जब ये सिंगल है आई टेक रेस्ट तो ये सेंटेंस है, और जब ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो ये सेंटेंस ना हो करके इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को क्लास कहा जाता है, राइट। तो एक ये क्लास हो गई है और एक ये क्लास हो गई है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होते हैं उसको क्लास कहा जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर आई सब्जेक्ट वन है और टेक सब्जेक्ट वर्ब वन है, और यहां पर और कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो एट सनसेट क्या हो गया है, यहां पर एट सनसेट एक फ्रेज हो गया है, और यहां पर क्या हो गया है, द सनसेट्स एक क्लास हो गया है। अब आई थिंक और थोड़ा क्लियर हो गया होगा द डिफरेंस बिटवीन सब जो है क्लास एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड फ्रेज अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई डोंट थिंक कि अब भी आपको कोई डाउट होगा, और अगर है तो आज की पूरी क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यू वोंट हैव एनी डाउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास, and you won't commit any mistake when such questions are asked in your examination, and only for that I have arranged this class for class. Actually yesterday some students were asking for a class on class, and that's why I am responding to them. उन्हीं के रिस्पॉन्स में ये क्लास आज की हमने अरेंज करवाई है। ऑल राइट, लिख लीजिए, देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसी सेंटेंस पर थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। आई टेक रेस्ट एट सनसेट। मैं रेस्ट कब करता हूँ? मैं रेस्ट कब करता हूँ? एट सनसेट। और जब हम ये कहते हैं कि क्लॉजेज 3 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी? एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड नाउन क्लॉज। ये 3 टाइप्स की क्लासेस होती हैं और ये 3 टाइप के फ्रेज भी होते हैं। एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज। तीनों क्लास भी होते हैं और तीनों फ्रेज भी होते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो जनरली किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो तो उसको एडवर्ब कहा जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, राइट? एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। और नाउन क्या होता है आप बेटर जानते हो, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो एडवर्ब जो होता है उसी से एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास बनता है। एडजेक्टिव जो होता है उसी से एडजेक्टिबल फ्रेज और एडजेक्टिबल क्लास बनता है। जो नाउन होता है उसी से नाउन फ्रेज और उसी से नाउन क्लास बनता है। यहां पर आई टेक रेस्ट, रेस्ट कौन करता है? आई। और कब करता है? ये सनसेट पर। ये किसकी बात कर रहा है? व्हेन की। और व्हेन क्या होता है? व्हेन मीन्स कब। और कब क्या होता है? कब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको आप एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हो। तो अगर ये पेपर में आ जाए कि ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने को आ जाए तो ये क्या है? आप इसको बोलोगे कि ये एडवर्ब फ्रेज है, राइट? क्या है ये? एडवर्ब फ्रेज है। और यहां पर क्या है? यहां पर एक क्लास है और व्हेन तो यहां पर ऑटोमेटिकली पहले से लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहा है? ये टाइम की बात कर रहा है। और जब ये टाइम की बात कर रहा है तो टाइम की बात कौन करता है? एडवर्ब ऑफ टाइम करता है। और जब एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम की बात करता है तो ये क्या हो गया है? ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया है। अब और डिटेल में अगर पूछ ले कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ जो है किसी भी टाइप का एडवर्ब पूछ ले तो आप उत्तर दे दोगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऐसे एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब ऑफ कॉज होता है। तो जिस टाइप का वो काम कर रहा हो उसी टाइप का वो एडजेक्टिव या एडवर्ब हो जाएगा। यहां पर वो टाइम की बात कर रहा है और जब वो टाइम की बात कर रहा है तो क्या हो गया है? एडवर्बियल क्लॉज हो गया ये, और ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया है। अब बिल्कुल क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं है। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, अब आप उसको देखिएगा। You may sit wherever you like. You may sit wherever you like. आप जहां चाहें वहां बैठ सकते हैं, राइट? जैसे पहला सेंटेंस जो इसके पहले था एडवर्ब क्लास का, बिल्कुल वैसे है। पहले वाले में दिया था when the sun sets और यहां पर दिया है wherever you like। अब wherever किसकी बात कर रहा है? आप बैठ सकते हैं कहां? जहां आप चाहें। तो wherever यहां पर प्लेस की बात कर रहा है। मॉडिफाई किसको कर रहा है? उस प्लेस को जहां पर आपको बैठना है। यू में सिट को यहां पर मॉडिफाई कर रहा है। और जब सिट को मॉडिफाई कर रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया है? इसका मतलब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया है, राइट? और एडवर्ब हो गया है। एक क्लॉज ये है
और दूसरा क्लास यहाँ पर ये है, और ये दूसरे दोनों का जो है कनेक्टर हो गया है। और कनेक्टर कौन हो गया है? एडवर्ब। अब अगर कनेक्टर एडवर्ब हो गया है तो ये क्लास कौन सी हो गई? ये एडवर्ब क्लास हो गई है। क्लियर है कि नहीं? एडवर्ब क्लास हो गई है। अब एडवर्ब क्लास में कौन सी क्लास हो गई है? अब ये प्लेस की सॉरी जब ये प्लेस की बात कर रहा है तो एक स्टेप और आगे जाओगे तो एडवर्बियल क्लास ऑफ प्लेस हो गई है। ये क्या हो गया है? एडवर्बियल क्लास ऑफ प्लेस हो गया है, या एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो गया है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में जानना है, जो आपको इस चैप्टर में सीखना है, और इस चैप्टर के थ्रू आपको क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में गलत नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चंस हमारे बीए पार्ट 1 के एग्जामिनेशन में आते हैं, और बीए पार्ट 1 में तो पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव होता है। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है पार्ट 1 में, 100 लिटरेचर का और 100 ग्रामर का। तो जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। अंडरलाइंड पार्ट होगा और पूछ लेगा कि ये कौन सा क्लास है, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन क्लास है, या एडवर्ब में ही ये किस टाइप का है। तो कई टाइप के ऑप्शन वहां पर दिए रहे होंगे, और उसी में से आपको ऑप्शन में से अपने आंसर को सॉर्ट आउट करना है, उसी से छांटना है। क्लियर? चलिए प्रोसीड करते हैं। एक और सेंटेंस लिखता हूं, एक और एग्जांपल लिखता हूं, देखिएगा। Because you have done this, I will punish you। आपने ऐसा किया है इसलिए मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। मैं आपको पनिशमेंट दूंगा क्योंकि आपने ऐसा किया है। अब देखिए, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जो है ये कौन सी क्लॉज है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या ये डिपेंडेंट क्लॉज है। एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। क्लियर? अब सेंटेंस में जो है ऐसे सेंटेंस जहां पे दो क्लॉजेस दी हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि कौन सी क्लास पहले लाएं और कौन सी क्लास बाद में, पहले इंडिपेंडेंट क्लास आनी चाहिए कि पहले सबऑर्डिनेट क्लास आनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि पहले इंडिपेंडेंट भी आ सकती है और पहले सबऑर्डिनेट भी आ सकती है। डिफरेंस कैसे करेंगे? अगर पहले सबऑर्डिनेट क्लास आई है, इफ सबऑर्डिनेट क्लास कम्स फर्स्ट, तो क्या करेंगे हम? कॉमा लगा देंगे सबऑर्डिनेट क्लास के बाद, और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट क्लास लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास लिख देंगे। और अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ गई है तो सबऑर्डिनेट क्लास के लिए हमें कॉमा की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक कंजंक्शन पहले से ही दिया होता है। आई विल पनिश यू बिकॉज यू हैव डन दिस, कोई कॉमा नहीं लगेगा। और अगर पहले सबऑर्डिनेट क्लास आ गई है तो आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, जहाँ सबऑर्डिनेट क्लास एंड होती है और जहाँ से प्रिंसिपल क्लास बिगिन होती है, जहाँ से प्रिंसिपल क्लास शुरू होती है। मैं आपको क्यों पनिश करूँगा, उसका ये रीज़न है। क्लियर? उसका ये रीज़न है, मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो किसकी बात कर रहा है? कारण की बात कर रहा है, वो रीज़न की बात कर रहा है। और रीज़न एडजेक्टिव तो में होता नहीं है, नाउन में होता नहीं है, होता किस में है? एडवर्ब में। तो अगर पेपर में आ जाए ये कौन सी क्लास है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि ये एडवर्बियल क्लास ऑफ रीजन है। पहले तो एडवर्ब क्लास है और उसके एक स्टेप अंदर जाने की अगर हम बात कर दें तो ये एडवर्ब क्लास है और एडवर्ब क्लास ऑफ
रीजन की कैटेगरी में इसको हम पुट कर देंगे और सेंटेंस आपका पेपर में बिल्कुल सही हो जाएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस से बेझिझक होकर के आंसर टिक कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया है, अगर आपने इस लेक्चर के एक एक सेंटेंस को ढंग से समझ लिया है, तो आई प्रॉमिस एंड कि आप एक भी क्वेश्चन इसका गलत करके नहीं आएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब कोई भी डाउट नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल डाउट एट ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट योर मैसेजेस, राइट। अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और मैसेज लिखिए अगर आपको डाउट है, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। देखिए सेंटेंस को फिर से समझिए, अपने आप समझिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, वाइप करता हूं और फिर अगला सेंटेंस लिखता हूं। स्क्रीन आपके लिए छोड़ दिया हूं। I will give you a map so that you could find the way. मैं आपको एक मैप दूंगा, क्यों दूंगा? ताकि आपको रास्ता मिल सके, ताकि आप रास्ता जान जाएं। तो मैप देने का भी कोई पर्पस है, क्या पर्पस है? So that you could find the way. इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है? कॉमा तो लगा नहीं है ना, और अगर कॉमा नहीं लगा है इसका मतलब जो पहली वाली क्लास है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, राइट। पहली वाली जो क्लास है वो इंडिपेंडेंट क्लास है और जो दूसरी वाली क्लास है वो क्या है? डिपेंडेंट क्लास है, वो सबऑर्डिनेट क्लास है। इतना बात क्लियर? सो दैट क्या बता रहा है? सो दैट बता रहा है पर्पस, क्लियर। सो दैट बता रहा है पर्पस, सो दैट बता रहा है उद्देश्य मैप देने का, और पर्पस बता रहा है तो पर्पस नाउन में आता है, एडजेक्टिव में आता है कि एडवर्ब में आता है? आप ये तो बात आपको पता है कि एडजेक्टिव आप पर्पस तो होता नहीं है, नाउन आप पर्पस तो होता नहीं है, एडवर्ब आप पर्पस ही होता है। और जब एडवर्ब आप पर्पस ही होता है तो ये क्लास कौन सी है? ये क्लास एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस की हो गई है, राइट। एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस की हो गई है। ये इतना सिंपल सी चीज है, आप परेशान ना हो इसके लिए, आप वीडियो को देखते रहिए, सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएंगी, राइट। इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास की पहचान में आपको बता दिया कि अगर एक क्लास जहां पर एंड होती है वहां पर कॉमा लगा है तो ये समझ लीजिए कि कॉमा के जो पहले वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट क्लास है, वो सबऑर्डिनेट क्लास है। और अगर कॉमा नहीं लगा है तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला इंडिपेंडेंट है, पहला वाला जो है प्रिंसिपल क्लास है और जो फॉलो कर रहा है उसको वो सबऑर्डिनेट क्लास हो गया है, राइट। ये एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस हो गया है। देन प्रोसीड करें, आइए अगली क्लास पर आते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास और एडजेक्टिव फ्रेज दोनों एक साथ, जैसे यहां पर आपने एडजेक्टिव एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लास दोनों कर ली है।
एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास। फ्रेज और क्लास में आपको डिफरेंस क्या है ये बिल्कुल पता हो गया है आपको। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी कुछ बताने की ज़रूरत है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर रिलेटेड टू क्लास एंड फ्रेज। क्लास और फ्रेज से रिलेटेड चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, वहाँ पर आपको कुछ नहीं बताना है। दूसरा सेंटेंस अब देखिए, जिसको हम एडजेक्टिव क्लास से जो है लिख रहे हैं, पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आपको चीजें पहले ही क्लियर हो जाए, ज्यादा टेंशन ना लेना रहे। द अम्ब्रेला with a broken handle is mine. The umbrella with a broken handle is mine. सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि कौन सी प्रिंसिपल क्लास है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है और किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लास है। एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस इसी का एक्सपेंशन है। द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल The umbrella which has a broken handle is mine. वो अम्ब्रेला जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरा है। ये there are two sentences on your screen. In the first sentence there is the subject umbrella, that is the subject 1, and the verb is mine, that is the verb 1, and apart from umbrella there is no subject at all. इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है और apart from the verb is there is no another verb, दूसरी कोई verb भी नहीं है। means the first sentence contains a single verb and a single subject. In the second sentence we have the first subject umbrella, that is subject 1, and the second sentence the second subject is which, that is subject 2, and has is the verb of which, that is verb 2, right? and subject first है कौन सा, the umbrella, और इसकी verb कौन सी है, इसकी verb है is. It means here are two subjects and two verbs, and if there are two subjects and two verbs it means the sentence is of not simple nature. sentence simple बिल्कुल नहीं है, मतलब ये सेंटेंस सिंपल नहीं है। और यहाँ पर टू क्लासेस दी हैं, एक तो द अम्ब्रेला इज माइन और दूसरा विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। ये दो सेंटेंसेस दिए हैं। किसका हैंडल टूटा हुआ है, अम्ब्रेला का। अम्ब्रेला इज अ नाउन, क्लियर, अम्ब्रेला एक नाउन है और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करे, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एडजेक्टिव है, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई है। क्या हो गया ये एडजेक्टिव, सॉरी फ्रेज नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गई है। और यहां पर विद अ ब्रोकन हैंडल, किसका हैंडल टूटा हुआ है, वो है अम्ब्रेला, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया है, इसलिए इट हैज बिकम अ phrase. The sentence, the meanings of both the sentences are same. दोनों sentences की meaning same है। The difference क्या है, sentence के structure में यहाँ पर ये phrase यूज हुआ है और यहाँ पर ये clause यूज हो गई है। क्लियर? तो जो noun को modify करे उसको adjective clause कहा जाता है, जो नाउन को मॉडिफाई करे उसको एडजेक्टिव क्लास कहा जाता है। और यहाँ पर अम्ब्रेला इज मॉडिफाइड बाय विद अ ब्रोकन हैंडल
एंड यहाँ पर एक सेंटेंस मॉडिफाइड है, द अम्ब्रेला इज माइन विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने कमेंट्स को ड्रॉप करिए और फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। The postman brought money which was badly needed. The postman brought money which was badly needed. There are two clauses. The postman is the first subject, brought is the first verb, which is the second subject, and was needed is the second verb. There are two subjects and two verbs, and two subjects, two verbs means there are two clauses. There is no comma after the first clause. It means the first clause is principal clause. First clause is principal clause and the second clause is subordinate clause. पोस्टमैन पैसे लाया था जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। किसकी सख्त ज़रूरत थी? पैसे की ना, पैसे की सख्त ज़रूरत थी, वही लाया था वो। बैडली नीडेड था पैसा जिसको वो लेकर के आया था। पैसा बैडली नीडेड था, मनी, और मनी क्या है? नाउन, और यही बैडली नीडेड था। तो जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है? जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव है, और जब सब्जेक्ट और वर्ब दिए हैं उसके, इसका मतलब कि वो क्लास भी है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्लास है उसको क्या बोलते हैं? जो नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्लास है उसको एडजेक्टिव क्लास बोला जाता है। राइट, विच वॉज बैडली नीडेड इज एन एडजेक्टिव क्लास। राइट, विच वॉज बैडली नीडेड इज एन एडजेक्टिव क्लास एंड द पोस्टमैन ब्रॉट मनी, ये प्रिंसिपल क्लास हो गई है। अब अगर पेपर में ये अंडरलाइंड होकर के आ जाएगा और पूछ लेगा कि कौन सी क्लास है, तो उत्तर क्या लगा देंगे आप उत्तर लगा देंगे ये एडजेक्टिव क्लास है। आप फ्रेज का अगर यहां पर यूज करना चाहें तो फ्रेज क्या बन जाएगा? द पोस्टमैन ब्रॉट बैडली नीडेड मनी। राइट, द पोस्टमैन ब्रॉट बैडली नीडेड मनी, पैसे को लाया था जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है और ये नाउन किसको मॉडिफाई कर रहा है? जो है नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या हो गया है? ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है। क्लियर? व्हेन सबऑर्डिनेट क्लास में भी होता है, और जो ये क्लासेस हैं वो सबऑर्डिनेट ही हैं।
जिसको आप प्रिंसिपल क्लास एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास या नाउन क्लास कह रहे हो बेटा, वो सब के सब जो हैं वो सब के सब सबऑर्डिनेट क्लास ही हैं, वहां पर कोई जो है कोऑर्डिनेट क्लास नहीं है। दूसरा एग्जांपल लिखो। The dog that barks doesn't bite. The dog that barks doesn't bite. Subject 1, the dog doesn't bite. Verb 1. That modifies dog. Subject 2, barks. Verb 2. Right? अब this is the class that barks. एंड दैट किसको मॉडिफाई कर रहा है? डॉग को। और जब डॉग को मॉडिफाई कर रहा है तो ये कौन सी क्लास हो गई? CLAUSE, ये हो गई एडजेक्टिव क्लास। अब बहुत सिंपल हो गया है आपके लिए, अब आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज क्लियर इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो बताइए। He has no boots which he can put on. He has no boots which he can put on. उसके पास जूते नहीं हैं जिससे वो पहन सके। किसको पहनना है? जूतों को। विच किसकी बात कर रहा है? बूट्स की। बूट्स क्या है? बूट्स नाउन। और जो नाउन की बात करे वो क्या होता है? जो नाउन की बात करे वो एडजेक्टिव होता है। ये कौन सी क्लास हो गई है? एडजेक्टिव क्लास। क्लियर? ये एडजेक्टिव क्लास हो गई है। कोई डाउट? नो डाउट? बहुत सिंपल है, प्रोसीड करें। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। He is the boy who broke the window. He is the boy who broke the window. ये वही लड़का है जिसने विंडो तोड़ा है। किसने विंडो तोड़ा है? हु कौन है? बॉय। बॉय क्या है? नाउन। नाउन कौन है? जिसने विंडो तोड़ा है। राइट? एक क्लास ये हो गई और एक ये क्लास। ये हु किसको डिफाइन कर रहा है? बॉय को, नाउन को, इसलिए कौन सी क्लास हो गई? इसलिए एडजेक्टिव क्लास हो गई। क्लियर? एडजेक्टिव क्लास हो गई है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यार, ग्रामर तो सबसे आसान है। ग्रामर तो में बिल्कुल फिक्स चीज़ें हैं और वहाँ पे ना कुछ घटता है और ना कुछ बढ़ता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसे चला आ रहा है, जो है सदियों से, सेंचुरीज से जो है सेम ग्रामर चला आ रहा है, सेम फार्मूला चला रहा है, कोई चेंजेस नहीं होते। एक बार आप पढ़ लीजिए उनको, परमानेंटली वो क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा ग्रामर को, और बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल फुल्ली रिलैक्स्ड वे में एंटरटेन करते मज़े लेते हुए पढ़िए। बहुत लोगों को ग्रामर बहुत बोरिंग भी लगता है, मुझे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता, मुझे तो मज़ा आता है। और मुझे मज़ा आता है इसीलिए शायद मैं आपको कुछ बता भी पा रहा हूँ और आपको शायद मज़ा आने लगेगा।
और जब आपको मज़ा आने लगे तो आप चीज़ों को अच्छे से कंप्रिहेंड कर पाओगे, अच्छे से उसको समझ पाओगे, अच्छे से आप जो है पेपर क्लियर कर पाओगे और आप अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर बना पाओगे। यहाँ तो मैं ऐसे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि एडजेक्टिव क्लास है कि नाउन क्लास है या एडवर्ब क्लास है, पता नहीं क्या वो बच्चों को पढ़ाते होंगे। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट यू आर गोइंग टू बी ए टीचर, राइट। आप टीचर बनने वाले हो और जब आप टीचर बनो तो एक अच्छे टीचर बनो और कोई भी ऐसा चैप्टर ना बचे जिसको आपने टच नहीं किया है। और अगर आप ऐसा करोगे तो एक तो आप पहले पेपर में ही आपको प्रॉब्लम आएगी और दूसरा अगर पेपर में गलती से तुक्के से सही भी हो गया तो आप बच्चों को पढ़ाओगे क्या, उसको ध्यान में रख करके भी आप पढ़ लीजिए। ये वीडियोस आपके पास बहुत दिन तक नहीं रहेंगी, वैसे मैं आप यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा। आपको जब भी क्लास में जाना होगा पढ़ाने के लिए तो ये वीडियो देख करके चले जाइएगा, बट आप अभी से पढ़ लीजिए ताकि मैं भी आपकी वीडियो देखूं कि आपने उसमें क्या डाला है और आपने क्या मेरे से बेहतर किया है। और एक स्टूडेंट जो होता है हमेशा टीचर से बेहतर ही होता है और एक टीचर की रेपुटेशन हमेशा स्टूडेंट से होती है। द्रोणाचार्य इसलिए द्रोणाचार्य हैं क्योंकि उनका शिष्य अर्जुन है, वशिष्ठ इसलिए वशिष्ठ हैं क्योंकि उनका शिष्य जो है वो राम है, राइट। चाणक्य इसलिए चाणक्य हैं क्योंकि उनका शिष्य चंद्रगुप्त है। तो शिष्य से ही, स्टूडेंट से ही हमेशा गुरु जाना जाता है। और एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, गुरु गुरुए रह गए चेला शक्कर हो गए, राइट। गुरु गुरुए रह गए चेला शक्कर हो गए। तो जो चेला होता है, जो स्टूडेंट, जो डिसाइपल होता है वो बहुत आगे जाता है क्योंकि उसके साथ गुरु का एक्सपीरियंस होता है, गुरु का मोटिवेशन होता है और गुरु का पुशअप होता है जिसको हमेशा करता रहता है और आपको उसी को आगे ले जाना है, आपको उसी को बढ़ाना है। तो बेहतर तरीके से क्लास को समझिए, फिर अपने बुक्स को कंसल्ट करिए, वहाँ से पढ़िए और बुक्स को कंसल्ट करने के बाद खुद से सेंटेंसेस बनाइए और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए जिसको आपको सॉल्व करना है। वो दिन जल्दी आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बिल्कुल वो दिन जल्दी आएगा। और आज के ज़माने में तो नौकरी पाना मुझे तो लगता है कि बहुत आसान काम है। सबसे आसान काम है नौकरी पाना और सबसे मुश्किल काम है नौकरी करना, ठीक। तो अगर किसी को श्राप भी देना हो तो उसे कह दीजिए जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाए, और ज़्यादा श्राप देना हो तो उससे कह दो जाओ तुम्हारी दो नौकरी लग जाए, राइट। तो एक टाइप का जो है आप कर्ज ही कर दीजिए, उससे भी जो है उसका काम चल जाएगा। बट आप लोगों की नौकरी लग जाए, आप लोगों का भला हो जाए, आप लोगों का परिवार एक लाइन पर आ जाए, एक रास्ते पर आ जाए, ईश्वर से ही प्रार्थना है, ईश्वर से ही जो है आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और ये जो ट्रैजिक टाइम चल रहा है, जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, ये एज अर्ली एज ख़त्म हो हमारी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी के रास्ते पर आए, एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और आपका सिलेक्शन हो। यही बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और यही हमारी शुभेच्छा भी। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर ग्रामर की बुक बता दीजिए। अरे ग्रामर की बुक मार्केट से कोई सी भी ले लीजिए। मैंने आपको बताया ना कि फार्मूला चेंज नहीं होता, फार्मूला हमेशा सेम होता है, बात होती है प्रैक्टिस की। तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, हाई स्कूल की एक बुक आती है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, पीसी रेन की, रेन एंड मार्टिन, एक्चुअली उनको दो लोग राइटर है उसके, आप उसको ले लीजिए, उससे आपका भला हो जाएगा। और उसी के साथ आप एक उसकी की भी आती है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हैं, उसकी की अलग से आती है, आप उस की को भी बाय कर लीजिए। दोनों को आप करिए, आपका कोई भी एग्जामिनेशन रुकेगा नहीं, आपका सब कुछ वहीं से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, अगले चैप्टर की नहीं, इसी चैप्टर में जो थर्ड क्लास जिसको आप कहते हो, जिसका नाम है नाउन क्लास, उस नाउन क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नाउन क्लास क्या होता है। एक सेंटेंस ये है कि आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। और दूसरा सेंटेंस है आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल
get a prize. There are two sentences on your board. I expect what? To get a prize. And here I expect what? That I shall get a prize. क्या उम्मीद करता हूं? एक प्राइज मिलेगा. यहां पर क्या उम्मीद करता हूं? कि एक प्राइज मिलेगा. मिलना क्या है? प्राइज. और प्राइज क्या है? नाउन. आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज. प्राइज यहां पर क्या है? यहां पे प्राइज नाउन है. और यहां पर क्या है? यहां पर भी प्राइज दिया हुआ है. और यहां पर प्राइज के साथ एक सब्जेक्ट भी दिया है और एक वर्ब भी दी है. यहां पर एक सब्जेक्ट दिया है और यहां पर वर्ब दी है. मतलब यहां पर दो सब्जेक्ट्स और दो वर्ब्स दी हैं. दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब दी हैं. मिलना क्या है? वो है व्हाट. और व्हाट क्या होता है? क्या. और क्या का जवाब क्या होता है? ये क्या है? तो आप बोलोगे पेन. व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है. यहाँ पर क्या मिलना है? कोई वस्तु मिलनी है और वस्तु जो मिलनी है वो क्या है? वो है प्राइज. तो यहाँ पर प्राइज नाउन है. इसको क्या बोल देंगे हम? इसको बोल देंगे कि ये नाउन क्लॉज है. और इसको क्या बोल देंगे हम? इसको बोल देंगे कि ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दिया है और इसलिए वो नाउन क्लॉज हो गया है. क्या मिलना है? अब देखिए एडजेक्टिव और नाउन में यहाँ पे डिफरेंस क्या है. एडजेक्टिव क्लॉज जब होती थी तब वो नाउन को मॉडिफाई करती थी और यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई नहीं किया जा रहा है. यहाँ पर नाउन की ही बात की जा रही है. जब एडजेक्टिव होता है यहाँ पर तो सेंटेंस कैसे लिखा होता? आई एक्सपेक्टेड टू गेट अ गुड प्राइज. तो गुड प्राइज के साथ तो होता बट प्राइज ही मेन होता और वो भी नाउन क्लॉज ही हो जाती. राइट. आई एक्सपेक्ट अ प्राइज दैट इज गुड. आई एक्सपेक्ट अ प्राइज दैट इज गुड. तो जो दैट इज गुड वाला पोर्शन होता वो क्या बन जाता? वो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता, क्योंकि वो प्राइज को मॉडिफाई कर रहा होता. यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिया नहीं है. यहाँ पर तो डायरेक्ट प्राइज की ही बात कर रहा है और प्राइज नाउन है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे? इसलिए उसको हम बोल देंगे कि वो नाउन क्लॉज है. एक में नाउन फ्रेज है और दूसरे में नाउन क्लॉज दिया हुआ है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. दो तीन एग्जाम्पल में ही चीज़ें क्लियर होती हैं. एक एग्जाम्पल में कुछ भी क्लियर नहीं होता. और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है, इसका मतलब ये है कि यू आर लाइंग टू योरसेल्फ. आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो. मेरे से तो आप झूठ बोल भी नहीं सकते. ठीक, सब समझ गए? तो चलिए दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, उसका उत्तर बताइएगा. He replied that he would come. He replied that he would come. उसने जवाब दिया. क्या जवाब दिया? कि वो आएगा. क्या जवाब दिया है ये? What. और जैसे ही व्हाट का आंसर मिलने लगे वैसे क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा. क्लियर? देखिए जब व्हाट का जवाब मिले तो नाउन क्लॉज, जब हाउ का जवाब मिले, जब व्हेन का जवाब मिले, हाउ का जवाब मिले, व्हेन का जवाब जब मिलने लगे तब वो एडवर्ब की क्लॉज हो जाएगी. जब वेयर का जवाब मिलने लगे तो वो एडवर्ब की क्लॉज हो जाएगी. और एडजेक्टिव की क्लॉज कब होगी? जब वो कैसे के जवाब देने लगे. कैसी लड़की? तो आप बताओगे ब्यूटीफुल गर्ल. जहां पर कैसे का जवाब मिलने लगे नाउन के परिप्रेक्ष्य में तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी. और जब कोई कैसे काम करता है वह वर्ब का नेचर बताना हो तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो जाएगी. क्लियर? ही वुड कम, ये जो है नाउन क्लॉज हो गया है पूरा. उसने जवाब दिया कि वो आएगा. क्या जवाब दिया? जो व्हाट का रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो नाउन क्लॉज हो जाएगा. क्लियर? दूसरा देखिए. आई अर्न
whatever I can, I earn whatever I can, मैं कमाता हूं कितना, क्या कमाता हूं, जो कुछ मैं कमा सकता हूं। यहां पर what पहले से ही लगा है, और जहां पर what पहले से ही लगा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन क्लॉज। I earn whatever I can, मैं अर्न करता हूं जो कर सकता हूं। राइट, आप इसके आगे चाहे तो ये लिख सकते थे I earn money, I earn students, I earn books, कुछ भी लिख सकते थे, और जो लिखते वो क्या होता, वो नाउन होता, और जो उस नाउन की जगह पर आ गया है उसी को नाउन क्लास कहा जाता है। व्हाट का आंसर मिल जाए तो नाउन, राइट, जब वेयर का आंसर मिलेगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा, और जब हाउ का आंसर मिलेगा तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकता है। ये देख लीजिएगा कि वो वर्ब का मॉडिफायर बन रहा है कि वो एडवर्ब का मॉडिफायर बन रहा है। जिसका मॉडिफायर बनेगा उसी की क्लास में उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसी की क्लास उसको बता देंगे। बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कहीं पर भी कोई भी सस्पेंस हो तो बताइए, कहीं पर कोई भी डाउट, सस्पेंस, क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर प्रोसीड करना है तो फिर प्रोसीड करें। A noun class does the work of a noun in a complex sentence, right? Since a noun class does the work of a noun in a complex sentence, it can be the subject of a verb, it can be the object of a transitive verb, it can be the object of a preposition, it can be the opposition to a noun or pronoun, or it could be the complement of a verb ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इतना सारा काम नाउन की क्लास कर सकती है। क्या क्या कर सकती है नाउन की क्लास, दोबारा सुनिएगा। नाउन की क्लास जो है किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकती है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकती है, किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। ये सब नाउन क्लास के फंक्शंस हैं, ये सब नाउन क्लास के कार्य हैं जिनको आपको जानना होता है। राइट, नाउन इन अपोजिशन में भी आप उसका यूज कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं बोर्ड पे, देखिएगा। सेंटेंस लिखा है पे केयरफुल अटेंशन, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया है। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा अटेंशन पे करिए। कहाँ, किस पर, जो मैं बताने जा रहा हूं। अब क्या बताने जा रहा हूं, वो कुछ ना कुछ नाउन ही होगा जो भी बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको पता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई थिंग की बात करने जा रहा है, और व्हाट यहाँ पर पहले से ही दिया है, और व्हाट पहले से दिया है, जो कुछ बताना है उसको वो नाउन होगा, और जो नाउन बन जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वो नाउन की क्लास बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वो नाउन क्लास बन जाएगी। इस सेंटेंस में जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो सेकेंड क्लास है, जो सबऑर्डिनेट क्लास है, वो नाउन क्लास हो गई है। राइट, और यहां पर नाउन क्लास है क्या एक्चुअली, यहां पर नाउन क्लास इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। नाउन क्लास ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन की, और ऑब्जेक्ट क्या यहां पर, सॉरी प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जितनी चीजें आई हैं व्हाट आई एम गोइंग टू से, इसी पर अटेंशन पे करना है। यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का जो है यूज किया गया है। He says that he won't go.
वो कहता है क्या कि वो नहीं जाएगा। अब जो वो कहता है वो सब क्या है, वो सब नाउन क्लॉज है। सॉरी, जो कहता है वो सब नाउन क्लॉज है। और यहाँ पर नाउन क्लॉज है क्या, सेज का ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, सेज के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है। My belief is that he won't come। मेरा ये विश्वास है कि वो नहीं आएगा। राइट, मेरा ये विश्वास है कि वो नहीं आएगा। अब मेरा विश्वास क्या है कि वो नहीं आएगा। यहाँ पे नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। यहाँ पर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया गया है। और ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है। क्लियर, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पर नाउन क्लॉज है। और मुझे लग रहा है कि अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा अब, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अभी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज करिएगा। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। मैं उसका जवाब आपको आपके नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप हेल्दी बने रहिए, इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करते रहिए, अपने घर में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए और फिर देश का ख्याल रखिए। राइट, सबके हित में अपना हित है, स्वार्थी की दुर्गति निश्चित है। तो स्वार्थी मत बनिए, अपना भला करिए, समाज का भला करिए, सबके साथ जुड़े रहिए। हम अगर यूनाइटेड हैं तो बहुत पुरानी कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। बिल्कुल परेशान ना होइए। जिस किसी को भी कोविड हो गया है, जो कोई भी सफ़र कर रहा है, बहुत छोटी सी फीवर टाइप की बीमारी है, जल्दी ही सब लोग रिकवर कर लेंगे, ऐसा अफवाह फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो है पैंडेमिक है तो है पैंडेमिक, हम आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल करेंगे, खुद को रिस्ट्रेन करके, खुद को कंट्रोल करके। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, कहीं पर भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने मोबाइल का ऑप्टिमम यूज़ करिए, बेस्ट यूज़ करिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अपनी पढ़ाई के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए, और अपने से अपने लोगों से बात भी करते रहिए, उनका मोरल बूस्ट करते रहिए, उनकी हेल्प करते रहिए, और इसी में हमारी भी हेल्प है। थैंक यू, जय हिंद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।